Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. 6 में अलीगढ़ से एक्सपेल हो गए। ये चचा की ऑटोबायोग्राफी उर्दू में बड़ी मशहूर 2 जिल्दों में छपी थी, उम्र रफ्ता जी। तो अनीस अशफाक ने एक किताब एक नॉवल लिखी थी ख्वाब सराब खतूत का कलेक्शन। वो सैयद के जो खतूत लिखे थे और जो रसीद हैं वो कंपाइल हो गए हैं। एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था काजी जलील अब्बासी। क्योंकि सर सैयद की कोई बायोग्राफी ऐसी नहीं छपी। मेरे ख्याल से ये कलेक्शन जो है ये एक तरह से उनकी लाइफ स्टोरी। इन लेक्चर से आपको डेफिनेटली ये ख्याल हो सकता है कि आप कैसे इसको दुरुस्त। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज इस एपिसोड में हमारे साथ एक रेनाउंड ऑथर और जर्नलिस्ट आरिफ अंसारी साहब हैं। आरिफ अंसारी साहब ने सर सैयद अहमद साहब के ऊपर एक बुक लिखी गई, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए। इन सब बातों पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो आरिफ साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं शुक्रिया में और इसको में। शुक्रिया। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, फिर क्या किया, फिर क्या करते हैं, और कैसे आप इंस्पायर हुए कि और क्या अप्रोच था सर सैयद साहब की बुक्स को आप जो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, इसका अप्रोच क्या था, इंस्पिरेशन क्या थी इसके पीछे। इस सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड बताइए। जी, तो मैं मेरी पैदाइश लखनऊ की है जी, लेकिन जब मेरी पैदाइश के वक्त मेरे वालिदैन और 3 बड़ी बहनें अलीगढ़ में क़याम कर। तो स्टडीज हो रही थी वो मेरे वालिदैन वहाँ पे प्रोफेसर थे। अच्छा, और अच्छा, तो मैं कहने का मतलब यह है कि हम अलीगढ़ में सेटल थे और अलीगढ़ का मैं हूँ, लेकिन पैदाइश मेरी लखनऊ की है। लेकिन 1 साल की उम्र और उसकी मसलियत ये कि पहला साल हमारा अलीगढ़ बाहर गुजरा और 1 साल की उम्र से और 23 साल की उम्र तक मैं अलीगढ़ में जी वहीं पला पढ़ा और वहीं मैंने बीएससी इंजीनियरिंग करी और फिर 2 साल दिल्ली में काम करने के बाद मैं यूएस चला गया, जहाँ पे मैंने ग्रेजुएट डिग्रीज मास्टर्स और पीएचडी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी कार्बन जी। मैंने वहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मेरी पढ़ाई भी हुई, ट्रेनिंग भी हुई, वहीं मैंने नौकरी की और ये वायरलेस मोबाइल नेटवर्क्स के डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्टिमाइजेशन, इसमें मेरी तो आपको एक्सपर्टीज जब आपने किया यू वेर वन ऑफ द पायनियर इन दिस फील्ड। पायनियर तो मैं शायद ना कहूँ, लेकिन हाँ कटिंग एज जिसको कहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पे काम कर रहे हैं जी। और ये सब 95 से शुरू हुआ, जब सेलुलर नेटवर्क्स, ये मोबाइल नेटवर्क्स जब शुरू हुए थे। तो आप पायनियरिंग कह सकते हैं, लेकिन मेरा काम पायनियरिंग नहीं था, लेकिन हम कटिंग एज हाँ बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे। तो फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2014 में हमने एक हमारे चचा की ऑटोबायोग्राफी उर्दू में बड़ी मशहूर 2 जिल्दों में छपी थी, उम्र रफ्ता जी। तो उस ऑटोबायोग्राफी तो उसमें ये बहुत सारी लोगों की ख्वाहिश थी कि उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो, क्योंकि उनके खुद के बच्चे वो बाहर चले गए थे और उनके बच्चे बाहर पैदा हुए थे, वो उर्दू नहीं जानते थे। तो एक ये ख्वाहिश थी कि वो ट्रांसलेट की जाए जी। तो मेरी उर्दू कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ना है, अब थोड़ी बेहतर हो गई, लेकिन क्योंकि एक डिज़ायर था और उर्दू सुनी बहुत थी और सराउंडिंग भी थी, खानदान था, वो सब वजूहात थी।
तो हमने कुछ टूल्स वगैरह की मदद लेके और उसको ट्रांसलेट किया और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई। तो उसके बाद फिर हमने और किताबें जो ज़्यादातर इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड, जो प्री 1947 प्रोग्रेसिव राइटर्स के प्रोग्रेसिव राइटर्स तो उसमें फीचर हुए कुछ किताबों में, बट ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंस मूवमेंट की ऑटोबायोग्राफीज थी, जिसको 2-3 को हमने ट्रांसलेट किया। फिर एक आध नॉवल, जब थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा के कर सकते हैं, और फिर ये समझा कि ज़रूरत है उर्दू थोड़ी सी कम हो रही है, लोग जो उस तरह की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं वो उर्दू नहीं जानते हैं, तो एक ट्रांसलेशन की ज़रूरत महसूस हुई। तो वो सब किया हमने, लेकिन फिर पिछले साल बल्कि 2022 में ये अलीगढ़ में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के एक लाइब्रेरियन ने एक कलेक्शन ऑफ सर सैयद लेक्चर्स का परिचय लेक्चर, तो कुलियात खुतबात सर सैयद, which is the Urdu title for the complete lectures of सर सैयद। तो वो कंपाइलेशन हमने ट्रांसलेट, और उसका मोटिवेशन यही था कि अलीगढ़ सर सैयद का और सर सैयद का मैसेज, और हमारा जो एसोसिएशन अलीगढ़ से है था, उसका एक तरह से एक रिटर्न था। तो वो अभी इस साल जून में वो ख़त्म हुआ, मुकम्मल हुआ, फिर वो पब्लिश हुआ। तो फिर ये हुआ कि अलीगढ़ की कम्युनिटी जो है वो 17 अक्टूबर के आसपास वो जागती है अपना सर सैयद डेज मनाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पार्टनर रिलीज आज करेंगे, तो वो पहला रिलीज है यहाँ पे, ऑफिशियल रिलीज पहला ऑफिशियल रिलीज यहाँ पे है। और भी फंक्शंस हैं रिलीज के। 19 तारीख को अलीगढ़ में है, और 22 तारीख को दिल्ली में है, लेकिन ये उसका पहला बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। तो और भी बुक्स अपनी पास जी, इससे पहले ये समझिए कि 7वां टाइटल, और क्योंकि ये 3 जिल्दों में है, और एक और किताब जो थी ये जो ये 3 जिल्दों, तो तीनों जी तीनों का सेट जो है वो कंप्लीट है। वो आज पहला उसका रिलीज होगा, 3 वॉल्यूम्स है तीनों का। जी। तो अभी कुछ बचा है इसमें या पूरा नहीं, ये खुतबात का तो पूरा हो गया। अब जो 2 और कलेक्शंस हैं, वो एक तो खतूत का कलेक्शन, वो सर सैयद के जो खतूत लिखे थे और जो रिसीव हैं, वो कंपाइल हो गए हैं। उसकी भी किताब अलीगढ़ से कंपाइल होके उर्दू में अच्छा रिलीज हो चुकी है। वो एक्चुअली वो भी इसी फंक्शंस में वो भी रिलीज हो रही है। तो वो इन उर्दू वो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ट्रांसलेशन का। और उसके बाद आर्टिकल्स उर्दू के वो अभी नहीं कंपाइल हुए, वो कंपाइल होंगे, और फिर मैं उसका जो आर्टिकल्स होंगे, और फिर तीसरा मेरा इस सेट में ट्रांसलेशन जो है इस सीरीज में वो उनके आर्टिकल्स। तो पहले आर्टिकल्स उर्दू में पब्लिश होंगे, तो भी कंपाइल करेगा उसको, वो भाई वो तो मैं हमारी टीम का, और फिर आप से भी इंग्लिश में जी। तो नॉवेल्स कौन सी की है आपने ट्रांसलेट? नॉवेल में एक हमने जो सबसे अहम और मशहूर नॉवेल है, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड उर्दू के प्रोफेसर हैं अनीस अशफाक। अनीस अशफाक ने एक नॉवेल लिखी थी, ख्वाब सराब, जिसको 2022 में उर्दू का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। तो वो हमने ट्रांसलेट की थी, उसका नाम है ड्रीम मिराज। ख्वाब सराब का जो ट्रांसलेशन हमने किया वो ड्रीम मिराज जी। और एक और नॉवेल हमने ट्रांसलेट की थी, वो उसका उर्दू का टाइटल था काली माटी, और उसका हमने इंग्लिश का टाइटल रखा ब्लैक सॉइल।
वो है जमशेदपुर में लेबर यूनियन, और 1958 में एक बड़ी हिस्टोरिक लेबर स्ट्राइक हुई। तो वो नॉवल है, बट इट इज बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स। इट इज अ नॉवल। हाँ, मतलब ये कोल माइन के से रिलेटेड है। टाटा स्टील ओके, कंपनी, टाटा स्टील का जो माइन से ही रिलेटेड है। माइंस तो अलग है। फैक्ट्री है। हाँ, ये दिस इज द स्टील फैक्ट्री। स्टील फैक्ट्री की लेबर यूनियन, लेबर रेवोल्यूशन टाइप का है। जी जी आप कह सकते हैं। उनकी एक बड़ी मशहूर स्ट्राइक हुई थी 1958 में। तो ये नॉवल जो है इट इज बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स, और ये उस वाकयात और उस इवेंट तो मकबूल हो चुकी है। वो जी जी तो अभी लोग पढ़ेंगे उसको इंग्लिश में। पढ़ रहे हैं। जी हाँ, उसकी सेल हो रही है कुछ, तो काफी। तो ये जितनी नॉवेल्स आपकी पब्लिश हुई है, सबसे अच्छा आपको किसमें रिस्पांस मिला? तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रिस्पांस तो एक ऑटोबायोग्राफी ही, वही जो मैं जिक्र कर रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चीज है। तो एक इंडिपेंडेंट एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था काजी जलील अब्बासी। वो यहाँ डुमरियागंज से बाद में एमपी हुए, और वो अलीगढ़ के बहुत पुराने ग्रेजुएट थे, बल्कि ग्रेजुएट भी नहीं कर पाए। वो 1956 में अलीगढ़ से एक्सपेल हो गए। एक्सपेल? जी, क्योंकि 1930s में लड़के स्टूडेंट्स जो थे वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स में पार्ट नहीं ले सकते, और ये बहुत सरगर्म से। तो वहाँ 1936 में वो एक्सपेल हुए, और फिर उन्होंने और चीज़ें करी, और फिर वो यूपी में असेंबली के मेंबर भी रहे, यूपी में मिनिस्टर भी रहे, और फिर बाद में डुमरियागंज से एमपी भी हुए। इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे वो। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था क्या दिन थे, और जिसका हमने इंग्लिश का टाइटल दिया था व्हाट डेज दे वर। तो वो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब रही जो हमने ट्रांसलेशन किए हैं। तो आप ट्रांसलेशन आप देखिए, इसका मतलब है कि लिटरेचर से आपका, इंग्लिश लिटरेचर से कम आपका आपकी निस्बत रही है और आपका इंटरेस्ट रहा है। मैं ये कहूँगा, सभी तो आपने कर ली होगी। जी 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 मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश तो मेरी अच्छी है, और ये कायदा है ट्रांसलेशन का कि जिस जबान में आप लिख रहे हैं उस पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। तो उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो टूल्स वगैरह का इस्तेमाल से, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं लिटरेचर में, क्योंकि मैं तो बुनियादी तौर पे इंजीनियर हूँ जी। ये बहुत बात का शौक है, और शौक है कोई, मैंने इसको किसी और मकसद से नहीं किया, सिर्फ एक पैशन है, एक अवेयरनेस के लिए। जी 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 जैसे चैनल हम लोग चलाते हैं, तो हमारा मकसद है अवेयरनेस, एजुकेशन हो या एनवायरनमेंट हो। बिल्कुल आपने सही उसको पकड़ा है कि ये जो मकसद था इसका वो यही था कि ये चीजें लोगों को अवेयर करें, खासतौर से इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और जो उर्दू लिटरेचर में तो वो रही चीजें, लेकिन हम ही लोगों में उर्दू इतनी कम होती जा रही है, लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनकी अवेयरनेस के लिए ये मेरा। तो जैसे यहाँ पर तो उर्दू नहीं, उर्दू पाकिस्तान की तो उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज है जी, तो वहाँ पर इसकी मार्केटिंग और इससे कोई फायदा नहीं होगा? पाकिस्तान में भी अब मैं अथॉरिटी नहीं हूँ कि उर्दू की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, लेकिन यहाँ पे तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ पे तो डेफिनेटली ज्यादा जरूरत है ट्रांसलेशंस की, क्योंकि यहाँ पे उर्दू जो है वो है। पाकिस्तान का मुझको पता और कहीं मुझे नहीं लगता कि कहीं और उर्दू है बची जी। इंडिया में तो है, इंडिया में तो शुरू ही हुई है जी। हालांकि पाकिस्तान की उर्दू है नहीं, उर्दू तो है इंडिया जी जी बिल्कुल, मेरठ से शुरू होके उर्दू यही की है, लेकिन अब वो पॉलिटिकली वहाँ की हो गई, जबकि यहाँ तो मकबूल हो सकती है मेरे ख्याल से वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपने इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश
के अलावा भी हिंदी में भी ट्रांसलेशन का कुछ मतलब मेरा इरादा है या- कुछ कुछ किताबें हैं पर हिंदी से इंग्लिश में। अच्छा इंग्लिश में हाँ, करना क्योंकि है। दिखना तो यू आर इंग्लिश में एट होम इन इंग्लिश है। इंग्लिश में, क्योंकि वो कायदा जैसे मैंने बताया कि जिस जबान में आप लिख रहे हैं जी वो जबान आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। वो मेरे लिए इंग्लिश जो सोर्स लैंग्वेज फ्रॉम लैंग्वेज जो है वो उर्दू भी मेरी अच्छी नहीं है और हिंदी थोड़ी शायद उससे बेहतर हो, लेकिन वो भी अच्छी नहीं है। तो किसी Base of उर्दू education, medium of education was always English actually. मेरा मतलब यहाँ पे जो जो स्कूलिंग हुई हाँ। वो तो सब इंग्लिश थी जी और और यूएस चले गए तो वहाँ वहाँ पे भी वही जी, हुआ, जी, तो कमांड तो वही होगा। जी जी तो कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस की जो अच्छी स्टोरी बुक्स हैं या नॉवेल्स हैं बहुत अच्छी अच्छी हैं, रशियन भी हैं और भी लैंग्वेजेस में हैं जिसका ट्रांसलेशन कई लैंग्वेजेस में हो भी चुका है। जी उसमें भी मेरे ख्याल से एक्सप्लोर किया जा सकता है कि यहाँ के लोग इसको जरूर पढ़ें। जरूर। तो और लेकिन उसके लिए यही है कि फिर कोई ऐसा ट्रांसलेटर और ऐसी बात नहीं हो रही है टूल्स तो नहीं, लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस पे तो कमांड होना चाहिए, लेकिन जिस जबान से ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी भी अच्छी खासी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हमारे स्कोप में तो उर्दू या हिंदी से इंग्लिश, उसके अलावा हमारे स्कोप में नहीं है। किसको लेकिन जो आपने बात कही कि जैसे रशियन लिटरेचर है उसको इंग्लिश में या इवन उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट, तो वो काम हो रहा है, लेकिन हमारे लिए वो काम करना। अच्छा ये जो अभी जो बुक रिलीज हो रही है जी, जी। इसकी खुसूसियत क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स क्या हैं तो जो जी लोगों को जो एक तरह से इनलाइटन करेगा जी। या इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी में? जी जी। तो ये है जो सैयद ने अपनी करियर में अपनी अपनी वर्किंग लाइफ में जितनी भी स्पीचेस और लेक्चर्स दी उसका कंपाइलेशन है उर्दू में। और इसकी खास बात यह है कि ये इससे पहले भी काम हो चुका है, उर्दू में काम करते हैं। उर्दू में कलेक्शन किया गया है। जी इमामुद्दीन गुजराती एक नाम है, इस्माइल पानीपती एक नाम है, इन लोगों ने कलेक्शन किया, लेकिन वो सब कुलियात मतलब कंप्लीट कलेक्शन नहीं हुआ। तो ये अता खुर्शीद साहब ने जो कुलियात खुतबात सर सैयद जो कंपाइल किया है वो उनका क्लेम है, उसमें मुकम्मल 200 के वो मुकम्मल। अब कोई आपको लेक्चर या स्पीच और नहीं कर सकते। नहीं मिलेगी जो उसमें शामिल नहीं। और उसकी खास बात ये है तो कंटेंट्स के बारे में। हाँ। जी, तो उसकी खास बात उसकी कंटेंट्स की ये है कि उसका जो टॉपिक है उस लेक्चर्स के वो बहुत वेरी, मतलब उन्होंने लॉ पे लेक्चर दिया है, उन्होंने होम्योपैथी पे लेक्चर दिया है, उन्होंने वैक्सीनेशन पे लेक्चर दिए, और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा उनके जो जो लेक्चर्स हैं वो जब एमएओ कॉलेज वो एस्टैब्लिश कर रहे थे तो उसके एस्टैब्लिश करने में उनके एक्सपीरियंसेस, उन्होंने क्या किया क्या नहीं कर पाए एटसेट्रा एटसेट्रा। और मेरे ख्याल से वो, क्योंकि सर सैयद की कोई बायोग्राफी ऐसी नहीं छपी, मेरे ख्याल से ये कलेक्शन जो है ये एक तरह से उनकी लाइफ स्टोरी है, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी क्या है इसकी? क्रोनोलॉजी वही है जब जिस तरह से उन्होंने लेक्चर दिए हैं या उसी कंटेंट वाइज? नहीं नहीं, क्या आपका बहुत अच्छा सवाल। नहीं, ये क्रोनोलॉजी जो है वो टाइम क्रोनोलॉजिकल है जी, और उससे ये फायदा होता है, कनेक्शन मिलता है कि किस वक्त क्या सक्सेसेस मिल रही थी, किस वक्त क्या चीज मुश्किल हर्डल्स क्या थे? तो हर्डल्स क्या थे। तो ये उनकी एक तरह से एक लाइफ स्टोरी, तो इसको जो कितने क्योंकि मरहले में आप बांटते हैं? मतलब ये 3 जिल्दें हैं। 3 जिल्दें हैं, तो 3 जिल्दें हैं, वो सब टाइम पीरियड के, एक टाइम पीरियड की है, एक टाइम पीरियड, वो तो समरी एक में तो हाँ सवाल आपका। तो असल में उसकी किसी भी जिल्द की समरी देना मुश्किल है, क्योंकि मकसद सिर्फ ये था कि जो सारे 202 लेक्चर हैं वो एक किताब में वो वेरिड है, तो वो एक किताब में नहीं छप सकते थे।
हाँ, बहुत मोटी और बहुत चिपकती किताब, तो उसको समझिए 1/3 1/3 1/3 काट के, तो उसमें कोई थीम नहीं, हर वॉल्यूम में हर तरह के लेक्चर। अब ये जरूर है कि एक जमाना ऐसा है जब एमएओ कॉलेज पे ज्यादा है, क्योंकि वो एस्टैब्लिश हो रहा है, ये जाते हैं बाहर चंदा जमा करने, तो ये आप कह सकते हैं कि एक जिल्द में एमएओ कॉलेज पे ज्यादा होंगे, एक जिल्द में इन्होंने एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, एक जिल्द में उस पे ज्यादा तफसीर भी शुरू की थी कुछ, एक दो लेक्चर जो है तफसीर पे भी है जी। तो थीम किसी एक जिल्द की कोई खास नहीं है, लेकिन यह है कि इस एक पीरियड के जिल्द पहली जिल्द में, एक पीरियड की दूसरी जिल्द में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी। कि पढ़ने वाले जी जी होंगे, जी व्यूअर्स हैं, जी, तो वो अगर पढ़ेंगे तो मतलब पढ़ने के लिए वो मोटिवेट होंगे कैसे? वो मेरे ख्याल से तो ये है कि वो मेरा ख्याल ये है कि एक तो वो ले तीनों जिल्द जी, क्योंकि कोई, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि आप ये जिल्द पढ़ लें तो आपको उसको मिल जाएगा जिस, ऐसा नहीं है, हर जिल्द में बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं और कम इम्पोर्टेंट नहीं है जी। तो मेरी राय ये है, मेरा सजेशन ये है कि उसका टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, बल्कि पहली जिल्द उठा के पहली जिल्द में तीनों जिल्दों के टेबल ऑफ कॉन्टेंट हैं, वो देखें आप, और उसमें आप अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसमें सेलेक्ट करें कि मैं ये पढ़ूंगा। उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये तो आधे पेज का लेक्चर है, तो आप उसको छोड़ दें, ये 8 पेज का लेक्चर है तो ज़ाहिर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लें, लेकिन मेरे ख्याल से और कोई तरीका नहीं है कि आप तो आपने पूरी ट्रांसलेशन किया तो आपने एक तरह से स्टडी पूरी की जी, मतलब मैं जी जी, लेकिन उसमें मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि मैं एक टेक्निकल काम करता हूँ, ट्रांसलेशन। मैं स्कॉलर नहीं, मैं खुद ही अभी भी तारीख का एक समझिए तालिब इल्म हूँ, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, तो मैं स्कॉलर नहीं, मैंने एक चीज ट्रांसलेट की है जो उर्दू में थी जी, उसका एक डेरिवेटिव इंग्लिश में है। अब सबके पास वही है मटेरियल, तो लोग खुद पढ़ के अपने ओपिनियंस और अपनी जो भी आपको opinion क्या बिल्डअप हुआ है कि क्या शख्सियत थी उनकी, जी, तो आज के दौर जी, में क्या रेलेवेंस है उसका, जी जी जी, तो एक तो ये शख्सियत जी, क्या जी, उनकी शख्सियत आपको जी। समझ में आई? एक तो ये चीज से बहुत साफ जाहिर होती है कि उनके दिल में मुसलमानों की तालीम की बेइंतहा फिक्र थी, बेइंतहा फिक्र, क्योंकि 1857 का गदर हुआ था, उसमें मुसलमान बहुत ही डिमोरलाइज थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इल्ज़ाम 1857 का मिर्तू का सारा मुसलमानों पे रखती, तो इनका जो जो मोटिवेशन था वो ये कि मुसलमान सिर्फ तालीम से बच सकता है और सिर्फ तालीम से आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना और एमएओ कॉलेज का कॉन्सेप्ट बनाना और फिर उसको एस्टैब्लिश करना और उससे सबसे ज्यादा उसके लिए पैसा जमा करना, तो वो एक एक भाई जिस तरह से उन्होंने जगह जगह जाके इनके लेक्चर मांगी है, वो सब आपको लेक्चर से समझ में आएगा कि कितना, एक तो कितना बड़ा काम किया, मतलब वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था उस वक्त, बिल्कुल। और वही चीज आपको इससे को, जैसे मैंने पहले कहा, कोई बायोग्राफी, कोई ऑटोबायोग्राफी, कोई ऐसी चीज मेरे जहन में नहीं है जिससे आपको ये सारी चीजें इन लेक्चर्स के थ्रू उनकी अपनी जबान से आपको मिल सकती है जी। तो बहुत इंस्पायरिंग है, ना सिर्फ ये कि एक बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत अहम शख्सियत रिफॉर्मर की आप सारी थिंकिंग और सारा जो उन्होंने किया वो आप समझ सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, और तो ये उसकी आज के दौर में रेलेवेंस का क्या आप समझते हैं एज अ कॉमन मैन?
हाँ, तो मैं उसमें थोड़ा सा भाई हेजिटेट करूंगा कि ये सब जो है ये और लोग जो जो ज्यादा काबिल हैं वो ज्यादा इस पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन एज अ कॉमन पर्सन, नॉट एज अ स्कॉलर, मैं ये कहूँगा कि लोगों को ये पहचानना चाहिए कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी कैसे हो सकती है। तो हम लोग थोड़ा सा उस जमाने के जो अचीवमेंट्स थे उससे थोड़ा सा रिग्रेस किए हैं, थोड़ा सा हम पीछे हैं। तो उससे आप इन लेक्चर से आपको डेफिनेटली ये ख्याल हो सकता है कि आप कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। और बात वहीं आती है कि तालीम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मतलब ये है कि पूरी तरह से आज के दौर में इट इज relevant. Very All the जी lectures are very जी relevant जी to the जी जी current situation. बिल्कुल बिल्कुल अभी भी वही हालात हैं। जी तो उसके बाद हालांकि उसकी मदारिस तो कई बने हैं, जी जी बड़े बड़े बने हैं, जी काम भी हो रहे हैं, इसके अलावा नए भी कुछ इदारे बने हैं जो अच्छा काम कर रहे जी हैं, जी लेकिन फिर ये भी हालात फिर बहुत से बाहर जी नहीं है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग अवेयर जी हुआ हुए भी हैं जी इस वक्त, जब वो इस दौर में लोग हुए भी हैं। जी तो आखिर में क्या आपका एक मैसेज और सजेशन है कम्युनिटी के लिए और आम लोगों के लिए जो आप तो काम उसमें कर भी रहे हैं? जी तो उसमें भी मेरा हेजिटेशन वही है कि मैं एक टेक्निकल काम करता हूँ ट्रांसलेशन का। नहीं, यू आर वेरी मच इनलाइटेंड एक्चुअली। जी कभी आपने ये किया जी 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 नहीं वो मैं ग्रोथ इनलाइटेंड पर्सन जी। कैन जी 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 लाइट जी ऑन द वे, क्या रास्ता दिखाना जी दिखा सकता है इनलाइटेंड इंसान। जी लेकिन वो काम फिर भी स्कॉलर्स का है कि वो इसको पढ़ें और अपने जो इसका जवाब मतलब ये बहुत काफी बड़ी मुश्किल क्रिएटिविटी की बात है कि आपने जी। जो काम किया इट इज, मतलब ये सोचना एक बहुत बड़ा क्रिएटिव काम है। जी, मतलब जी। ये सोचा आपने, जी, ये क्रिएटिव काम है। जी नहीं मैं Yes, मैं डेफिनेटली ये क्रेडिट तो लूंगा जी कि ये काम आसान नहीं है ट्रांसलेशन का, और उसका क्रेडिट मैं जरूर लूंगा। अब ये है कि आम लोगों तक ये पहुंचेगा तो इसका और असर आएगा, इम्पैक्ट जी। भी आएगा जी कि लोग जाने जी कि जी उस जमाने में इतने, मतलब आजादी के पहले के जमाने में जहाँ और बहुत सारी सिचुएशन खराब थी, जी उस दौर में क्या जी, कर गए सर सैयद जी अहमद खान जी और किस किस मरहलों से गुजरे वो आपने बताया जी इसमें। जी। बल्कि मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं जी। तो मैं ये कहूं कि उर्दू जो पढ़ सकते हैं जी वो तो उर्दू में पढ़े क्योंकि ओरिजिनल है। क्योंकि वो ओरिजिनल डेरिवेटिव जो ट्रांसलेशन होता है वो कभी उर्दू से 100% तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बहुत translation। हाँ और तो जो उर्दू पढ़ सकते हैं वो तो उर्दू में पढ़ेंगे। हाँ जिनको उर्दू नहीं आती है या इतनी नहीं आती क्योंकि उसकी उर्दू आसान थी, जो सर सैयद के उस जमाने की उर्दू वो काफी पर्शियनाइज्ड है। हाँ तो वो जरूर इंग्लिश में पढ़े और फिर अपना एक ओपिनियन एस्टैब्लिश करें और अपने खुद जोड़ें कि इसका इम्प्लिकेशन क्या है। उसमें मैं वही बात है कि मैं हेजिटेट करता हूँ क्योंकि ये काम स्कॉलर्स का है जो कि वो ये बताएं कि इम्प्लिकेशन इस का क्या है। और वही बात जो मैंने दोहराई अभी कि ये ट्रांसलेशन तो जाहिर है उन लोगों को एक पढ़ने का मीडियम देगा जो उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन ये काम जो ओवरऑल है ये तो इस ट्रांसलेशन के बगैर भी किया जा सकता है कि उर्दू में लोग पढ़े, उसको समझे, उनकी शख्सियत समझे और ये समझे कि उन्होंने कितना बड़ा काम उस वक्त किया। और जो आपका आखिरी वो है कि उसको रिकग्नाइज करके और फिर वो जिस तरह से प्रोग्रेस चाहते थे कम्युनिटी उसमें और काम करें, उसी पैटर्न पे, उसी फुटस्टेप्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और बहुत बहुत मुबारक, आपने बहुत नेक काम किया और जिम्मेदारी समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपने जिम्मेदारी समझी।
और जो जिम्मेदारी समझता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है उस काम को। जी 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 बस तो वजह हमारा। अगर आप नहीं करते तो ये बोझ होता कि यहाँ पे नहीं जी, जी आपने समझा था कि आप ये कर सकते। जी 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 अब आपसे बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।